दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड इन दिस पार्ट जो हमने लास्ट क्लास में बेसिकली एक रिएक्शन में कैसे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर पहले कुछ थ्योरी देखते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। आपको क्या करना है, आपको पता है ए और बी रिएक्टेंट हैं, तो ये जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ये डिसअपेयर होंगे, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा। और सी और डी प्रोडक्ट हैं तो ये अपीयर होंगे, मतलब इसका फॉर्मेशन होगा। तो अगर आपको रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए लिखना है तो आप क्या लिखते हैं? रेट ऑफ डिसअपेरेंस, सामने नेगेटिव साइन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आएगा, दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो नेगेटिव आएगा। पर ओवरऑल रेट को हम पॉजिटिव बनाने के लिए सामने नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप बी के लिए भी लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस, सी के लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, एंड डी के लिए लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। सब इंस्टेंटेनियस। जब आप रेट ऑफ डिसअपेरेंस लिखिएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखिएगा, उसमें स्टोइकियोमेट्रिक का कोई रोल नहीं है। पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिए, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये सब रिएक्शन का ही पार्ट है। तो किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन, बट सब में हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। देखिए सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए बी सी डी, ठीक है। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बोलिएगा कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, देखिए, डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और सिमिलरली आप इन सब के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, ये तभी वैलिड है जब रेट का यूनिट होगा मोल पर लीटर इनटू टाइम। और अगर ये गैसियस रिएक्शन हो गया, ये अगर गैसियस रिएक्शन हो गया, तब आप कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे प्रेशर डाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे प्रेशर डाल दीजिएगा, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा किसी भी एक चीज से। तो क्या आप इस एक्सप्रेशन को देख करके ये बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट के लिए रेट एक्सप्रेशन आ रहा है वो हमेशा नेगेटिव होगा, और जो प्रोडक्ट का रेट एक्सप्रेशन आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपके पास नेगेटिव भी आ सकता है, ये आपके पास पॉजिटिव भी आ सकता है, बट रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बोल सकते हैं। और रेट ऑफ डिसअपेरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। आइए इन सब पॉइंट को लिख लेते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि रेट एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नेगेटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, change in concentration can be negative, can be positive, but rate of reaction is always positive. And rate of disappearance, rate of appearance do not depend on stoichiometric coefficient, but rate of reaction depends on stoichiometric coefficient. तो ये पॉइंट याद रह जाएगा। अब अगर गैसियस रिएक्शन है, तो गैसियस रिएक्शन है तो आपको पता है गैसियस रिएक्शन के लिए आप लिखते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पे अगर आप V को नीचे लेके आइए तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम वो मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रेशर इक्वल टू CRT भी लिख सकते हैं। अगर R और T कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। यानी कहने का क्या मतलब है कि गैसियस रिएक्शन में हम कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे प्रेशर यूज कर सकते हैं। सो फॉर गैसियस रिएक्शन concentration may be expressed in terms of partial pressure। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ेंगे। क्या है इंपॉर्टेंट रिलेशन? सुनिए। अभी आप पढ़ के आए हैं कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम, और पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखिएगा तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं P अपॉन RT। तो आपने P अपॉन RT लिख दिया, ठीक है। सो हम N अपॉन V को P अपॉन RT लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि रेट हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी लिखे, मोल के टर्म्स में भी लिखे, और प्रेशर के टर्म्स में भी लिखे। तो अब आप देखिए, इन सब रिलेशन में आप D अपॉन dt लगाइए। तो D अपॉन dt मतलब D अपॉन रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोल
अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम बाहर है तो डी अपॉन डी टी एन अपॉन वी आएगा। वी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बाहर आएगा, यानी कि रेट इन टर्म्स ऑफ मोल, क्योंकि एन मोल है। और अगेन यहां पे आप डी अपॉन डी टी लगाइएगा, आर और टी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आएगा तो डीपी अपॉन डी टी, ये आ गया रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो ये आपको कैसे हमने डिराइव किया वो आपको पता होना चाहिए, बस आपको यही याद रखना है। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, और मोल अपॉन वॉल्यूम को लिख सकते हैं पी अपॉन आर टी, डी टी लगाते जाइए, डी अपॉन डी टी, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। आपको रेट ऑफ डिसअपेरेंस H2 का दिया है इतना, अब आपसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, ठीक है। तो सुनिए, आपको आपसे पूछा है कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2 बताइए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 बताइए। अब आप क्या करिएगा, ध्यान से सुनिए, आप क्या करिए, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, N2 और H2 रिएक्टेंट है तो इसका रेट ऑफ डिसअपेरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ डिसअपेरेंस हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब आपसे देखिए, आपको रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 गिवन है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 गिवन है इतना, अगर आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ नाइट्रोजन होगा, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। और अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 निकालना है तो आप इस दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा। कैसे कैसे इक्वेट करिएगा, आपको रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 गिवन है कितना, इतना, आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा और 3 से डिवाइड करिएगा तो आपको बेसिकली आंसर मिलेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, कोई भी रिएक्शन देते हैं आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट का डिसअपेरेंस डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट का अपीयरेंस डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जो डाटा आपके पास गिवन है उसके साथ कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है कि 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। इसमें आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 गिवन है 100 ग्राम पर लीटर इंटू मिनट, ठीक है। अब देखिए ये ग्राम पर लीटर मिनट है, पर जो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको मोल पर लीटर मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, आपको पता है मोल होता है डिवाइडेड मास डिवाइडेड बाय मोल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर आपको मोल पर लीटर चाहिए तो जो आपका मास गिवन है उससे आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए SO3 से, तो आपको मोल पर लीटर मिनट मिल जाएगा। तो मास आपके पास है 100 डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट 80, तो आपके पास मोल पर लीटर मिनट में आ गया इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जो ऑक्सीजन का डिसअपेरेंस का रेट है वो बताइए ग्राम पर लीटर पर मिनट में। तो आप क्या करिए, मोल पर लीटर मिनट में ले आइए और फिर उसमें क्या करिए, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो ग्राम पर लीटर पर मिनट में आ जाएगा। अब उसके लिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बोला था कि कोई रिएक्शन दे दे, किसी का भी एक दे दे बेसिकली वैल्यू और दूसरे का पूछे, तो आप क्या करिए, पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बहुत बढ़िया, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देखिए, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 गिवन है कितना, अभी कैलकुलेट किए हैं 10/8 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इंटू मिनट। आपसे पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप इस दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो ये वैल्यू है आपके पास 10/8, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ऑक्सीजन, वही इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों का ये 2 से है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली 10/8 इंटू 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 10/16, और फिर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, तो ये आ जाएगा 20 ग्राम पर लीटर इंटू मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बोला है N2O5 गिव्स N2O4 हाफ O2। इसमें बोला है कि N2O5 का जो इनिशियल प्रेशर है वो है 114 mm of Hg, और
टोटल प्रेशर आफ्टर 20 सेकेंड वो आपको गिवन है 133 mm ऑफ Hg एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन बताइए मिलीमीटर mm ऑफ Hg पर सेकेंड में, ATM पर सेकेंड में और मोल पर लीटर पर सेकेंड में। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान से सुनिए। आप क्या करिए, पहले रिएक्शन लिखिए और T इक्वल टू 0 पे सबका प्रेशर लिखिए। देखिए T इक्वल टू 0 पे यानी इनिशियल प्रेशर N2O5 का है 114, ये रिएक्टेंट है, और T इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट अभी नहीं बना होगा इसलिए इसका प्रेशर 0। और आफ्टर 20 सेकेंड बाद क्या होगा, 114 में से कुछ जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। कितना कंज्यूम होगा, x इंटू उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो आ जाएगा 114 माइनस x। इसका कितना बनेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और कितना कंप्लीट हुआ x, और x इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो x/2 इसका बनेगा। ठीक है, और आपको ये जो टोटल प्रेशर है T इक्वल टू 20 पे वो आपको गिवन है 133, तो इन सबको ऐड कर दीजिए, 133 के इक्वल करिए, आपके पास x आएगा। x जैसे ही आया तो आपको T इक्वल टू 20 पे इसका प्रेशर मिल जाएगा, इसका प्रेशर मिल जाएगा, इसका प्रेशर मिल जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, क्या बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर बताना है तो आप क्या करिए, रेट ऑफ रिएक्शन का बेसिकली जो मोड है, जो बेसिक फॉर्म है वो आप इस रिएक्शन से लिखिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम सिर्फ एक ही से बात कर लेंगे क्योंकि सब इक्वल ही है। तो हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक गैसियस रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन को हम प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो यहां रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, और इसको अगर आप ओपन करिएगा तो ये क्या होगा, रेट मतलब फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर ये था माइनस इनिशियल प्रेशर ये था, और माइनस सामने लगाएंगे, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कितना है 20 माइनस 0, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया 1.9 mm ऑफ पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें आंसर आ गया। अब चाहिए ATM पर सेकेंड में, तो आपको पता है 760 mm ऑफ Hg 1 ATM के बराबर आता है, तो 1 mm ऑफ Hg 1/760 ATM, और इतना mm ऑफ Hg वो आ जाएगा 1/760 इंटू 1.9, तो ये आ गया ATM में। फिर आपको निकालना है मोल पर लीटर पर सेकेंड में। सो मोल पर लीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन बताया था आपको, मैंने बोला था PV इक्वल टू nRT होता है और कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से हम मोल अपॉन वॉल्यूम को लिख सकते हैं P अपॉन RT, ठीक है, P अपॉन RT। सब में आप D अपॉन DT लगाइए, D अपॉन DT लगाइए, D अपॉन DT लगाइए। तो हम इन दोनों रिलेशन को यूज कर लेते हैं, इन दोनों रिलेशन को, इसको और इसको। तो DC अपॉन DT इक्वल टू DP अपॉन RT बाहर अपॉन DT। तो देखिए DP अपॉन DT अभी आप कैलकुलेट करके आए हैं लास्ट क्वेश्चन में, वो इतना था। R को लेंगे 0.0821 और टेम्परेचर लेंगे केल्विन में यानी कि 400, तो आपके पास DC अपॉन DT आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रेट लॉ। रेट लॉ क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट क्यों है ये सुनिए। मान लीजिए आपके पास N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सिमिलरली B के लिए भी। लेकिन जो रेट लॉ है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, वो हम एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि रेट लॉ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक तरीका है। और रेट ऑफ रिएक्शन लिखते कैसे हैं, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, उसी को बुलाते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। ठीक है,
रेट लॉ को हम बेसिकली रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन भी बुलाते हैं और ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से आप ये लिख सकते हैं, पर रेट लॉ के अकॉर्डिंग ए का लॉ ऑफ मास एक्शन से आप ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं, लेकिन रेट लॉ के अकॉर्डिंग आप ए का आप एक्स लीजिएगा और बी का वाई, और ये एक्स और वाई जो है ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, ठीक है। तो एक्स और वाई जो है मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। कब इक्वल होगा? जब एक बेसिक रिएक्शन होगा, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक्स और वाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं होते हैं। एक्स क्या है? एक्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड वाई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो हम रेट लॉ से लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। के को क्या बुलाते हैं? के को बुलाते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये सब नाम आपको याद होना चाहिए। और ये इसको क्या बुलाते हैं? रेट लॉ, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर आपको डिफाइन करना है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, तो सुनिए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आप ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए 1 मोलर, तो आर और के बराबर आ जाएगा। तो डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने का तरीका है। अब लार्जर द वैल्यू ऑफ के फॉर ए रिएक्शन, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ के, स्लोअर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है। तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। और अगर हम रेट कांस्टेंट का यूनिट के बारे में बात करते हैं तो अभी आप रेट कांस्टेंट लिख के आए हैं के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर आई। ये कॉन्सेंट्रेशन है तो इसको कॉन्सेंट्रेशन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। आपको पता है रेट का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर इंटू टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, ठीक है। और एक्स प्लस वाई को हम ओवरऑल ऑर्डर बुलाते हैं, जिसको एन से बोल सकते हैं। तो यहां से के का हो जाएगा, इसको आप नीचे लेके आइए, तो के का हो जाएगा मोल पर लीटर इंटू टाइम इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर टू द पावर एन। अब देखिए ये दोनों बेस सेम है, तो जो पावर होगा वो 1 माइनस एन हो जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर लेके जाइएगा। तो मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। तो ये आपके पास यूनिट है के का। एन क्या है? एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये याद रखिएगा। मोल पर लीटर को आप मोलैरिटी भी बुलाते हैं, तो के का एक और यूनिट हो जाएगा मोलैरिटी टू पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। और अगर एक गैसियस रिएक्शन है तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं, यानी एटीएम टू द पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। एटीएम को बार लिख सकते हैं गैसियस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा।